Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. Beta, I hope you all are fine. Beta, today we are going to discuss about chapter 4 of class 10th history chapter, that is the age of industrialization, and this is the 6th lecture of this chapter. In last lecture we have discussed about मैनचेस्टर गुड्स और किस तरह से मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में आते हैं और हमारे इंडियन मार्केट को फिनिश कर देते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी कंडीशन क्या होती है. Okay, we have discussed in last video and in this video we are going to discuss factory come up. Factory come up where? In India. इंडिया में फैक्ट्रीज आने लग गई थी, एस्टेब्लिश होने लग गई थी. अगर हम एक डाटा पे नजर डालें तो 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में एस्टेब्लिश हो गई थी. 1864 तक आते आते 4 कॉटन मिल हो गई थी, यानी कि कॉटन मिल एस्टेब्लिश हो गई थी और उनमें काम भी हो रहा था. ओके, एंड 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल एस्टेब्लिश हुई थी मद्रास में. दीज वर मोस्ट पॉपुलर मिल्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पिंडल्स, देयर वर 94,000 स्पिंडल्स. तो सोचो कितना काम होता होगा. एंड 2,150 लूम्स. 1855 में फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में. अब बंगाल में जूट मिल, बॉम्बे में कॉटन मिल. मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके जो हिस्ट्री, सिविक्स और जियो के चैप्टर्स हैं ये आपस में कोरिलेट भी करते हैं और इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर कोरिलेट करते हैं. हमने क्योंकि देखिए ये जो सेटअप हुई है जूट मिल, इसके लिए ज्योग्राफी में चलते हैं. ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, उसमें जूट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. और जहां पे ये इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री इन्हीं पे डिपेंड होती है कि जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज उसी रीजन में, उसी एरिया में एस्टेब्लिश की जाती है, उसी रीजन में सेटअप की जाती हैं कि इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए. ओके, इसलिए जूट मिल को एस्टेब्लिश किया गया था. पहली जूट मिल जो एस्टेब्लिश हुई थी दैट वाज इन बंगाल. ओके, एंड 1860 एल्गिन मिल इन कानपुर. एक एल्गिन मिल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. वेयर वाज एल्गिन मिल एस्टेब्लिश इन कानपुर एंड व्हेन वाज इट सेटअप? इन 1860s. ओके, अब इस जो ये पूरा लेक्चर है इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं. 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु सेट अप द इंडस्ट्रीज? वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम? एंड हु वर्क इन इंडस्ट्रीज? या जो वर्कर्स थे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किसने किया. सेकंड क्वेश्चन है, उनके पास पैसा कहां से आया? हम तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है. तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कौन लोग आते थे? मैं आपको ये बता देती हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम के लिए भी बनते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन, हु सेटअप इंडस्ट्रीज. तो इस पॉइंट में हम अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योर क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है. एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते हैं बेटा. बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को इनिशिएट करते हैं, दोज पीपल वर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर किसी भी इंडस्ट्री को जब सेटअप करते हैं तो उसके पास ऑफ कोर्स मनी होगा. तो वो मनी कहां से लाए? अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर थे उस टाइम पे, तो मेन 5 नेम आपके सामने आता है. मैं पिक्चर के साथ आपको बताऊंगी ये कौन कौन थे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर इससे पहले एंटरप्रेन्योर से पहले मैं आपको बताती हूँ, पीछे की एक कहानी बताती हूँ, एक जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, कि जो एंटरप्रेन्योर से द्वारकानाथ टैगोर जी थे, दिनसा पेट्रिक थे, जमशेदजी नसरुद्दीन जी टाटा थे, जीडी बिरला और सेठ हुकुमचंद. इनके इंपॉर्टेंट नाम है आपके चैप्टर में. सो ये इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर थे. इनके पास जो पैसा था वो कहां से आता था? अब इसके लिए जैसे मैंने बताया ना, हम चलते हैं हिस्ट्री चैप्टर पे जो कि आपके 9th क्लास का है. उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में लोगों को इंडिगो उगाने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे. अब वो इंडिगो उगाने के लिए प्रेशराइज क्यों कर रहे थे? उनके देश में जरूरत नहीं थी इंडिगो की कि भाई हमें इंडिगो चाहिए. नहीं, इंडिगो होता क्या है? इंडिगो एक नशीला पदार्थ होता है, हिंदी में जिसको अफीम कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल मेडिसिन में होता है. और चाइना इसका इस्तेमाल करता था और चाइना को इसकी रिक्वायरमेंट थी. और इंग्लैंड ने चाइना के लिए ओपियम प्रोड्यूस करवाया इंडिया में, इंडियन फार्मर्स से. ओके, सो ये समझ में आ रहा है आपको कि ओपियम प्रोड्यूस करवाया. ओपियम वो यहां से ले जाते थे और उसको चाइना में बेचते थे, और वहां से वो क्या लेते थे? वो टी
देते थे। तो ये ट्रिपाटाइट एक ट्रेड था बिटवीन चाइना, इंग्लैंड एंड इंडिया। और ओपियम इंडिया में प्रोड्यूस होता था, ब्रिटिशर्स बीच में थे और ब्रिटिशर्स अपने लिए चाय मंगवाते थे और ओपियम को चाइना को देते थे, राइट। इसी बीच कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे जो इस बिजनेस में लगे हुए थे, इनके साथ जैसे जब अंग्रेज बिजनेस कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे और वो अदर कंट्रीज से भी कर रहे थे, ओके, लाइक बर्मा और अदर एशियन कंट्रीज से भी वो बिजनेस कर रहे थे। अब बात करते हैं उनके पास जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, चाहे वो माइनिंग में है, चाहे वो शिप बिल्डिंग में, क्योंकि उनको पता था आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर है इसमें, यानी कि इसमें वो ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली तो इन्होंने भी कुछ विचार किया कि क्यों ना हम अपनी इंडियन इंडस्ट्री सेटअप करें, अपने देश में इंडस्ट्री सेटअप करें। इनके पास पैसा था लेकिन पावर नहीं थी। अब पावर किसके पास थी? पावर ब्रिटिशर्स के पास थी। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले द्वारकानाथ टैगोर जी की बात करते हैं। द्वारकानाथ टैगोर जी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर डिंसा पेट्रिट, सेकंड पिक्चर डिंसा पेट्रिट। थर्ड पिक्चर जमशेदजी नसरुल्लाजी टाटा, जमशेदजी नसरुल्लाजी टाटा। और नेक्स्ट जीडी बिरला, नेक्स्ट सेठ हुकमचंद। सबकी पिक्चर आपने देख ली है। अब इनका क्या रोल रहा एग्जाम में? डायरेक्ट बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट वाज द रोल ऑफ या व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर जी या जमशेद जी या सेठ हुकमचंद। इनका एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में क्वेश्चन, इनमें क्या कंट्रीब्यूशन था। हालांकि ये भी इन्वॉल्व थे, ये जमशेदजी नसरुल्लाजी टाटा के ग्रैंड सन और इनके जो सन ग्रैंड सन थे वो हैं, तो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी मिलकर आपस में बिजनेस किया, ट्रेड किया, जिससे इन्होंने पैसा कलेक्ट किया, ओके। यहाँ हम बात करेंगे द्वारकानाथ टैगोर जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हु सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बिटवीन 1830s एंड 40। कंपनी सेटअप हो गई लेकिन इनकी कंपनी ज्यादा चल नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटेन, ओके। सेकंड, अगर हम बात करें जमशेदजी नसरुल्लाजी टाटा की, तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और इन्होंने जमशेदपुर में 1912 में, जो आज आप टाटा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये इन्हीं की सेटअप की गई है। J.N. टाटा, जमशेदजी नसरुल्लाजी टाटा, इन्होंने 1912 में पहली बार जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, जो कि झारखंड में है, ओके। नेक्स्ट जीडी बिरला के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन्हीं के ग्रैंडसन। इसके बाद सेठ हुकमचंद, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु सेटअप फर्स्ट जूट मिल। अब पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया 1917। अब आप सोचोगे मैडम कभी तो आप कहते हो फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश हुई थी 1855 में, फिर आप कहते हो कि 1917 में, ये कैसे हो सकता है? बेटा फर्स्ट जूट मिल ऑफ कोर्स 1855 में ही सेटअप हुई थी और ये भी बंगाल में ही, कलकत्ता में सेटअप हुई थी 1917 में, लेकिन ये पहली इंडियन जूट मिल थी। एग्जाम में ये कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंडियन, अगर यहाँ पे इंडियन लिखा है, फर्स्ट इंडियन जूट मिल, ओके, फर्स्ट इंडियन जूट मिल अगर लिखा है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ये हमारी जो इंडियन जूट मिल जो कोलकाता में 1917 में सेटअप की थी, जो कि किसने की थी? सेठ हुकमचंद ने की थी। इसका नाम आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे कंपनी एस्टेब्लिश, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली, लेकिन हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। क्या? मैंने आपको जैसे बताया कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन था इंडस्ट्रीज का, ब्रिटिश चाहते थे कि हम इंडियन मार्केट पे कंट्रोल करें, हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। तो 3 मेन इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रखा था। हालांकि ब्रिटेन में भी हमारे गुड्स को, जैसे हमने मैनचेस्टर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ब्रिटेन में भी इंडिया के गुड्स को अलाउ नहीं था कि वो ब्रिटेन में बेच सकते हैं। बस ये था कि वहां पे हम रॉ मटेरियल के लिए इन्होंने परमिशन दे दी क्योंकि उनको जरूरत थी। सिर्फ रॉ मटेरियल हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा फूड आइटम्स हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्सटाइल का कोई और टेक्सटाइल कपड़े या कोई और हम वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो 2 चीजों के बारे में परमिशन मिली हुई थी और इन्होंने पूरे मार्केट को कंट्रोल किया हुआ था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने। तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, कौन सी थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ओके, so beta these were the companies, these were the agencies which control over the market in India. These are Bird Higler and Company. You have to learn these name also. Bird Higler and Company. Second is Andrew Yule and third is Jordan Skinner and Company. These were the agencies which control over the market in India.
आपको पता है कि पहले ही जो इंडस्ट्रियल सेटअप था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि हमारे अलावा भी कोई यहाँ पे टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करे। सो ये हमारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके लिए एक बहुत टफ कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे और इन्होंने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाए हुए थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाए हुए थे जिस के थ्रू ये कंट्रोल करते थे होल मार्केट को। ओके, और इनमें कोई भी मेंबर इंडियन मेंबर नहीं था। ये सारे के सारे जो भी मेंबर थे इसमें सब इंग्लिश मैन थे, कोई भी इसमें इंडियन मेंबर नहीं था, इंडियन पर्सन नहीं था। राइट, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्कर्स थे वो कहां से आते थे, वर्कर्स कहां से आते थे। ओके, तो इसका डायरेक्ट आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन फॉर्म में। देखो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जो आपके सिर्फ एक्सरसाइज में है वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कई बार जो एनसीईआरटी बुक्स में जब आप चैप्टर रीड करते हो तो उसमें भी कई पॉइंट्स क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, तो वो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही इंक्लूड होते हैं, तो आपको वो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सो लिसन केयरफुली एंड कीप वॉचिंग। फॉर इसमें जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, इसका सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वर्कर्स कहां से आते थे। अब कहां आते थे, इंडस्ट्री जो सेटअप हुई थी उसमें वर्कर्स कहां से आते थे, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात करें, डाटा दिया हुआ है 1901 में ये जो वर्कर्स थे 5,84,000 वर्कर्स थे। इसके बाद 1964 की अगर बात करें तो 2,436,000 हो गए, 2,436,000 वर्कर्स हो गए। अब इतने सारे वर्कर्स आए कहां से? आज आप भी देखो वही एक स्ट्रक्चर वही होता है। अगर आप आज भी बात करते हो तो कहीं इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में इंडस्ट्रियल सेटअप है। दिल्ली में जो भी वर्कर्स है वो कहां से आएंगे? यूपी से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, तो आसपास के रीजन से आते हैं ज्यादातर। हालांकि बिहार से भी आते हैं, वो दूर का रीजन है, लेकिन ऑफकोर्स जिनको जरूरत होगी वो वहां से भी आएंगे। तो ऐसा ही इन इंडस्ट्रीज में भी हुआ था। ऑफ कोर्स अगर आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें तो ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो आसपास के रीजन से ही आते थे। अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि बॉम्बे मिल में जो वर्कर्स थे ज्यादातर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे, और कानपुर मिल में जो वर्कर्स थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के से आसपास से और वहां के गांवों से आते थे। कई बार जो वर्कर्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस भी पैदल चल के भी लॉन्ग डिस्टेंस से भी आते थे। तो उनका क्या मकसद था कि वो देखो, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी जो हैंडीक्राफ्ट था या जो भी उनका जो विविंग का काम था वो खत्म हो चुका था। इंडस्ट्रीज के आने से उनको एक नई उम्मीद जगी थी कि हमें काम मिल जाएगा। लोगों के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो कहीं भी काम मिलेगा तो लोग दौड़े चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ था यहाँ पे भी। जब इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ था तो ज्यादातर जो वर्कर्स थे, यहाँ से इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉम्बे मिल में वर्कर कहाँ से आते थे, तो कानपुर से, सॉरी रत्नागिरी से, और कानपुर मिल में वर्कर कानपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादातर आते थे। अबाउट 50% जो वर्कर्स थे वो यहाँ से आते थे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वर्कर्स आते हैं, क्या वर्कर्स को आते ही जॉब मिल जाती है? देखो बेटा, जब तक, आज भी ऐसा होता है कई जगह पे, जब तक आपका कोई नॉन नहीं होगा आपको या वर्कर्स जो भी होते हैं उनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी ऐसा ही होता था कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री चल रही है और उसमें एक पर्सन है जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उस पर्सन को ये काम देते थे कि आपको भाई हमारी इंडस्ट्री में इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इतने वर्कर्स लेके आओ। तो उनको कहा जाता था जॉबर। ये एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्कर्स को लाने का काम, जॉब देने का काम किसका था? जॉबर का। उसको क्या कहा जाता था? जॉबर। हु वाज अ जॉबर? जॉबर वाज ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स। ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर किसके? अपने एम्प्लॉयर के, जिन्होंने, जो इनकी जिस कंपनी में काम कर रहे, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उसके जो ओनर है, उसके जो मालिक हैं, वो इनको ये काम देते थे कि भाई आपको आप अपने गांव से या आसपास से आपको इतने वर्कर इस फैक्ट्री में लेके आने हैं। और इसकी वो एक बहुत ही अपने अथोराइज्ड पर्सन होता था। ठीक है, जैसे आपकी बुक में होते थे, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि वो गांव से लोगों को लाते थे, गेटिंग पीपल फ्रॉम विलेजेस। वो कहते थे कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा या काम दिलवाऊंगा, तुम शहर आ जाओ। ठीक है, सबको काम चाहिए। और दूसरा, एंश्योरिंग देम जॉब्स, उनकी जॉब एंश्योर करते थे कि उनको गांव से बुलाते थे और उनकी जॉब को एंश्योर करते थे कि आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग देम टू सेटल, और शहर में जब नया नया बंदा आता है तो उसको सेटल होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो जॉबर उनकी हेल्प करते थे किस लिए? कि शहर में आपको सेटल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए
और अगर क्राइसिस के टाइम पे उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती थी तो जॉबर वो भी प्रोवाइड करते थे। ऐसा कहा जाता था कि जॉबर उनसे गिफ्ट की भी डिमांड करते थे और कुछ पैसे की भी डिमांड करते थे कि मैंने आपको जॉब दिलवाई है तो देन यू हैव टू पे समथिंग, ओके, मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इन इंडस्ट्रीज के कंपनीज के नाम आप एक बार देख लेना। जो वर्कर्स थे वो कहां से आते थे, आसपास के गांवों से आते थे किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद जॉबर का इस भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। आपके इस चैप्टर में कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं अगर आप स्टार्टिंग से इसको देख रहे हैं। अगर बीच से देखोगे या कोई पार्ट आपने देखा कोई नहीं देखा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ओके। तो आपको कंप्लीट सारे पार्ट्स देखने हैं और सारे पार्ट्स में आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, कि व्हेन वाज फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इन विच ईयर, किस साल में कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, ओके। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।